समंदर के थपेड़े और खारे पानी से जूझती जिंदगी। दूर दूर तक फैला कच्छ का रण, जो देश का सबसे बड़ा जिला भी है। अपने विज्ञापनों में गुजरात सरकार भले ही पर्यटकों को न्योता देती दिखती हो, आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। लेकिन यहां बसे सैकड़ों हजारों किसानों के लिए ये एक बड़ा सवाल है, कैसे रहें गुजरात में। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसा कच्छ का रण जहां 1965 के भारत पाक जंग के दौरान न सिर्फ हमला हुआ था, बल्कि सीमाई इलाकों के दौरे पर निकले गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता दुश्मन के हमले का शिकार भी हुए। तब ये पूरा इलाका वीरान हुआ करता था। बंजर जमीन और मुश्किल हालात में बस्ती कैसे बसती। तभी देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री को एक रास्ता सूझा, बंटवारे से बेघर हुए किसानों को बसाने की, जिन्होंने अगले कुछ दशकों में कच्छ की सूरत बदल दी। भारत पाकिस्तान सीमा से कच्छ में अगर आप भारत में आएं तो नरा पहला गांव है जहां पर खेती की जाती है। लेकिन 1965 से पहले न यहां खेती का नामो निशान था, न इंसानी बस्ती का। यहां पर थी तो सिर्फ बंजर मरुभूमि। किलोमीटर से किलोमीटर तक न इंसानों का नाम निशान था, न किसी तरह की खेती का। इसीलिए उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह फैसला किया कि अगर यहां पर लोग बसेंगे नहीं तो ये सीमा असुरक्षित रह जाएगी। इसीलिए उस वक्त एक नीति बनाई गई सरहदों को मजबूत करने की, और उसी नीति के तहत कच्छ में सिखों के आकर बसने का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 50 साल पहले कच्छ के इस इलाके में जो लोग बसने आए, उनके पास खोने को कुछ नहीं था। करतार सिंह का गांव पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, और जब परिवार भारत आ रहा था तो दंगाइयों ने पिता की हत्या कर दी। पंजाब में किसी जगह गुजर कर रहे करतार सिंह को जब शास्त्री जी की योजना का पता चला तो अर्जी लगा आए। ऐसे ही करीब 165 परिवारों को कच्छ की बंजर सीमा पर करीब 42 एकड़ जमीन दी गई, जहां खेती करना धरती की सीने से सोना निकालने से कम बात नहीं थी। उस टाइम की हम आपको बात बताएं जी, इतना जंगल सघन था कि एक ढेबे के ऊपर हमने घर बसाया था, और सुबह में हमारे को कोई कामकाज के लिए हम जाना होता, बस एक ही नरे में आती थी। उस टाइम जे हम भूल गए रास्ता तो भूल गए, फिर हम जब भी निकलते थे तो एक लकड़ी लेके ऐसे लीटी बना के जाते थे, और फिर उसी लीटी को पकड़ के हम अपने वहां पर पहुंचते थे। वैसे ना कोई हमारे को कोई चीज दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि जंगल ही जंगल था, कोई घर तो थे ही नहीं कोई। कच्छ का नारा गांव मिनी पंजाब के नाम से मशहूर है। हालत यह है कि 5 गांवों की पंचायत का सरपंच भी एक युवा सिख जुगराज सिंह है। जुगराज के दादा यहां बसे थे, लेकिन 2 पीढ़ियों में अब वो पूरी तरह कच्छ के रंग में रंग चुके हैं और सरहद पर बसे होने की अहमियत भी समझते हैं। सरहद के ऊपर ही आखिरी गांव है और आखिरी एग्रीकल्चरल गांव है। आगे तो रण शुरू हो जाता है, तो सब रण की बंजर जमीन है। तो उस परिस्थिति में भी रहकर अपने खेती में भी योगदान देते हैं और देश की सुरक्षा में भी हम अपना अहम योगदान दे रहे हैं। सरकार से मिली जमीन पर पसीना बहा तो रंग बदलने लगी। ये खबर जब पंजाब और दूसरे राज्यों में रहने वाले उनके सगे संबंधियों तक पहुंची, तो पंजाबी, हरियाणवी और राजस्थानी लोग भी मेहनत की जोर पर किस्मत आजमाने यहाँ पहुँचने लगे। जिन्हें सरकार से जमीन नहीं मिली, वो पैसे लेकर जमीन खरीदने लगे और तस्वीर बदलने लगी।
भजन सिंह रोजाना सुबह ज्वार से भरी बाल्टी लेकर जंगल के उस इलाके की ओर निकल जाते हैं जिसे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए संरक्षित किया गया है। भुज तहसील के सुमरासर गांव में जब भजन सिंह आए थे तब गिनती के 4 मोर बचे थे। अब उनकी तादाद सैकड़ों में है। पुश्तैनी मकान पाकिस्तान में था। कच्छ में पिता को मिली जमीन खारे पानी की शिकार थी, तो उसे बेचकर यहाँ चले आए। पर फिक्र इस बात की है कि यहाँ से कहाँ जाएंगे। दरअसल गुजरात सरकार ने बीते 3 सालों से इनकी जमीन का अकाउंट सीज कर दिया है, जिसके बाद ना तो वो जमीन बेच सकते हैं और ना ही कोई लोन ले सकते हैं। इतना ही नहीं, खेती के नाम पर मिलने वाली सब्सिडी भी बंद हो गई। जमीन लिया, कुआ बनाया, सब अपनी जमावट किया। अभी खाने लायक हो गया। अभी 50 साल जैसे पाकिस्तान में हुआ, हमारे को बोलते आना पड़ा। अभी 50 साल इधर हो गया तो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे ताला लगा देते हैं। जमीन को ताला लगा दिया, जो लोक लगा दिया, मकान को ताला लगा दिया। उसका मतलब यही हुआ, आप चले जाओ, वो आपका मकान नहीं है। तो अभी 50 साल में लगता हमारे को फिर यहाँ से बुलावा आ गया, अभी और कहीं चले जाओ। बीते 45 सालों में करीब 5000 परिवार कच्छ में बस चुके हैं। 70 के दशक में आए मनजीत सिंह ने यहीं बसे एक परिवार की बेटी सुखविंदर से शादी रचाई। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी यही हुई। पर 2010 में जब सरकार ने अकाउंट सीज किया तो बुढ़ापा मुश्किल में घिरता दिखने लगा। जो व्यापार करते उसको भले तपास करे, उसको जो भी कानून प्रमाण करें। जो हमारे जैसे हैं 5-5 एकड़ वाले, 10-10 एकड़ वाले हैं ज्यादा करके। हमारे में कोई बड़ा खेड़ू कोई भी नहीं है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, 15 एकड़ जमीन है, ज्यादा जमीन नहीं है। इधर मिट्टी पहाड़ी, गूंद चुंडी, रत्तड़ खाई। कंट्रोल में रत्तड़ नहीं मिलती थी, अभी चुपा नहीं खाता, वो हम खाई। एक टाइम भूख रहे हैं, जमीन बनाई हम। बहुत दुख देख के अभी गवर्नमेंट ऐसे बोलती है तो हमारे को बहुत दुख लगता। पर सवाल है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था, 2010 में कच्छ के कलेक्टर ने अचानक जिले के 784 किसानों की जमीन के अकाउंट सीज करने के आदेश क्यों दिए? किसानों से कहा गया कि वो साबित करें कि वो सब पारंपरिक तौर पर गुजरात के किसान हैं, नहीं तो जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। ऐसा करने के लिए सरकार ने सौराष्ट्र घारखेड़ अध्यादेश और बॉम्बे टीनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड एक्ट 1958 का हवाला भी दिया। दलील ये दी गई कि गुजरात में सिर्फ वो किसान ही खेती की जमीन खरीद सकता है जो पारंपरिक तौर पर गुजराती हो, किसी दूसरे राज्य का नहीं। हालांकि कच्छ के कलेक्टर कहते हैं कि इस बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है। इसमें आई वांट टू क्लैरिफाई 2 थिंग्स। एक तो यहाँ से कोई भी किसान को इविक्ट नहीं किया गया है, चाहे वो सिख किसान हो, गुजरात का किसान हो या कोई भी किसान हो। एक भी केस में किसी भी किसान को इविक्ट नहीं किया गया है। ओनली उनके अकाउंट्स फ्रीज किए गए जो बिन खेडूत है, जो मतलब नॉन फार्मर्स है, नॉन एग्रीकल्चर उनके, तो वो अकाउंट फ्रीज किया हुआ है, किसी को इविक्ट नहीं किया हुआ है। और वो भी अंडर टेनेंसी एक्ट कच्छ का जो अप्लाई होता है उसमें है। और दूसरा एक मुद्दा ये कि ये पूरी बाबत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो वहां पे जब मैटर विचाराधीन है तो उसके ऊपर आगे कोई टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते। पर किसान इस बात को लेकर हैरान परेशान हैं कि आखिर सरकार को 40 साल बाद इस कानून की याद क्यों आई। कहीं ये वजह तो नहीं कि बीते 10 सालों में जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं। किसान राज्य सरकार के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट गए तो फैसला सरकार के पक्ष में आया, लेकिन अपील में जब 3 जजों के बेंच ने सुनवाई की तो फैसला पलट गया, किसान जीत गए। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि भारत का कोई भी किसान गुजरात में जमीन खरीद सकता है, लेकिन मोदी सरकार ये मानने पर तैयार नहीं है और उसने सुप्रीम कोर्ट में
याचिका दायर कर दी है। अब किसान एक बार फिर दबाव में हैं। मामला कतईयन सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। जब हाई कोर्ट का फैसला था तो श्री नरेंद्र मोदी सरकार को उसको मान लेना चाहिए था। देश में किसान कहीं का भी हो, वो कहीं भी जाकर भारतीय संविधान की धारा 14 से 19 तक जो संरक्षण प्राप्त है हर भारतीय शहरी को, उस दायरे में आते हैं। तो यहाँ श्री मोदी जी की सरकार को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कच्छ के किसानों के साथ हो रही ज्यादतियों ने पंजाब के किसानों में गुस्सा भर दिया। पहले तो सर होता है, जैसे यहाँ के लोकल एमएलए है, उनको हमने कहा भी आप मोदी जी से बात करो, भी हमारा को हम तो लीगली किसान हैं, तो भी हमारे बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है, आप कुछ इनका हल निकालो। हम 5 बार तो गांधीनगर मोदी साहब से मिलने गए, मगर हमें पता नहीं किस कारण से इन्होंने मिलाया, आज तक मिलने नहीं दिया मोदी साहब को। तो फिर जैसे पिछली बार हमें लगभग 15-20 दिन हो गए, मोदी साहब ने बुलाया कि यहाँ पे दिल्ली में हमारे पुतले जला रहे हैं, कौन है कौन है, हमें क्या पता कौन जला रहे हैं, हम तो अपने बच्चों का जीवन गुजरान जैसे तैसे कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक तो हमारे पे लोक लग दिया और दूसरा आक्षेप हमारे पे ये झाड़ रहे हैं सरकार के मोदी जी के आप पुतले वहाँ जाकर जला रहे हो। ऐसा तो हम तो बच्चों के जैसे तैसे गुजरान चलाते हैं यहाँ पे, तो जो ऑपोजिट होगा वो जलाते होंगे इनके पुतले। हालत ये है कि मुख्यमंत्री से हमदर्दी की उम्मीद क्या करें जब वो किसानों को जमीन कब्जा करने वाले भू माफिया साबित करने पर तुले हों। खेती करने वाला, मजदूरी करने वाला, ये उनके भूमि को हरी भरी बनाने वाला किसान पहले पंजाब से आया हो, वो मेरी धरती का हिस्सा है, वो मेरा भाई है। लेकिन जिन्होंने लैंड यूज के परमिट को बदल करके जमीन हड़प करके लैंड माफिया बनने की कोशिश की है, उन लोगों के लिए मेरे गुजरात में जगह नहीं है, उनको जाना। जिन्हें मुख्यमंत्री भू माफिया बता रहे हैं, उनमें परमजीत सिंह सरीखे किसान भी शामिल है, जिनकी जड़ें इतनी गहरी जम चुकी हैं कि अब तो सुमरासर गांव में गुरुद्वारा भी बना लिया है। जहां तमाम धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, अब सब यही मत्था टेक कर दुआ मांगते हैं कि किसी तरह जमीन बच जाए। आइए अब अवतारा तहसील की कोठरा गांव चलते हैं, जहां केसर सिंह शेरौन 80 के दशक से खेती करते आ रहे हैं। आज की हरियाली भले दिल लुभा लें, लेकिन तब ये इलाका बंजर हुआ करता था। केसर सिंह कई बार स्थानीय कच्छी भाषा में ऑल इंडिया रेडियो पर इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ खेती को बढ़ावा कैसे दिया जाए, पर अब किसानों को भू माफिया बताए जाने पर हैरान हैं। आप लोग वहाँ के फार्मर हैं, किसान हैं, ये सर्टिफिकेट लेके आओ। तो हम उस टाइम सर्टिफिकेट लेके आए थे साथ में, और सब उस टाइम हम नए थे, यहाँ का जितना भी काम काज था वो गुजराती भाषा में होता था। हमें मालूम नहीं है उस टाइम उन्होंने कैसे कैसे किया है, कैसे क्या लिखा क्या नहीं लिखा, क्योंकि हमारे को तो इतना ही पता चलता कि दस्तावेज हो गया आपका और एंट्री हो गया, जो पकड़ो चोपड़ी, उसको चोपड़ी कहते हैं, एंट्री तलाटी देता था और दे देते, बस हमारा हम सफिशिएंट थे, हम संतुष्ट थे कि भी हमारा काम सही है। ये तो अभी 2010 में आके पता चला है कि हमारे ये कोई कानून ऐसा है, फार्मर जमीन नहीं ले सकते हैं बाहर के, और उसमें भी मानजोग हाई कोर्ट गुजरात ने फैसला दे दिया कि भी ऐसा ये कोई लॉ ऐसा है ही नहीं कि गुजरात का होना चाहिए, वो फार्मर होना चाहिए, वो कहीं का भी हो।
गुरमेल सिंह जैसे बुजुर्गों की कहानी ये है कि सरहदों को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक नीति के तहत इस बंजर जमीन पर इन लोगों को यहां आने का न्योता दिया। इन्होंने अपने पैसे से यहां पर जमीनें खरीदी और अपनी जवानी के खून पसीने से इस बंजर जमीन को खेती लायक बनाया। और अब जब इस बंजर जमीन पर खुशियों की फसलें लहलहाने लगी हैं, तब उन्हें क्यों कहा जा रहा है कि उन्हें यहां से हटना पड़ेगा, ये जमीन उनकी नहीं है। उन्हें पहले क्यों नहीं रोका गया कि उन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर यहीं बसेरा कर लिया। समस्या सिर्फ उनकी ही नहीं है जो 4-5 दशक पहले से बसे हैं, बल्कि अपने पुरखों की देखा देखी बीते 10-15 सालों में कई लोग यहाँ आए। युवा किसानों ने बंजर को समतल कर फसलें उगाई। जो सच्चाई है, हमारी जो जमीन थी हमने पंजाब से सेल की गुजरात में अकेली, सीधी सी बात है। आज हमारा पंजाब में एक पैसा भी नहीं है, एक पैसे की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि पंजाब आज हमारा है ही नहीं। आज गुजरात हमारा है, यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ के लोग हमें बेहद प्यार करते हैं। मैं पंजाब जा नहीं सकता, यहाँ पर रह नहीं सकता, ना मैं घर का रहा ना मैं घाट का रहा, तो फिर मैं क्या करूंगा। भाई हम लोग तो नौजवान लोग हैं, तो हमारा फ्यूचर खुद सोचना चाहिए कि हम लोगों का फ्यूचर क्या है, क्या हम भीख मांगेंगे। घर पे दस्तावेज बना लिए। गुजरात सरकार के इस कदम से नौजवान बौखलाए हुए हैं। गुजरात के कच्छ में लड़ाई लड़ रहे अमरीक सिंह जैसे युवा सिखों का दर्द ये है कि अगर बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो वहां का नागरिक बन जाता है। ये लोग यहीं गुजरात में पैदा हुए, यहीं पर स्थानीय गुजरातियों के साथ उन्हीं की स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई की, यहीं शादी कर घर बसाया, अब तक का जीवन यहीं बीता। लेकिन अब इन्हें ये कहा जा रहा है कि ये गुजराती नहीं, परप्रांतीय है। किसानों की एक पुख्ता दलील है कि जब बंजर जमीन को कोई पूछता नहीं था, तब खेती करने से किसी ने नहीं रोका। खरीद फरोख्त में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। सरकारी खजाने में वक्त पर पैसा जमा होता रहा, तब किसी सरकारी अधिकारी ने क्यों नहीं रोका। और अब जब जमीन से जिंदगी जुड़ चुकी है तो कहां जाएं? हालांकि पर्दे के पीछे तो सरकार भी मानती है कि गलती पहले के अफसरों से हुई, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं कि अफसर की गलती का खामियाजा किसान क्यों भुगते। फिलहाल इन सिख किसानों के साथ अगर कोई है तो स्थानीय लोग। सुमरासर गांव में भजन सिंह के पड़ोसी राणा भाई वंश कहते हैं कि सरकार करे या ना करे, वो इनकी पूरी मदद करेंगे और यहाँ से जाने नहीं देंगे। इन्हें माँ खपे मदद करी है, हम इनकी हर तरह से मदद करेंगे। ये हमारे पड़ोसी हैं और हम इन्हें जाने नहीं देंगे। तो हम इन्हें આપી દઈએ કે ભાઈ આ અમારા લોકો સાથે રહે છે અને અમારે બધી ભાઈચારાથી રહે છે। अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो सैकड़ों किसान परिवारों के लिए बेहद अहम साबित होगा। पर कोर्ट से हटकर एक मोर्चा सियासत का भी है। लिहाजा कच्छ के इन किसानों की हालत से हमदर्दी रखने वाले सिख समुदाय पंजाब और दिल्ली के अलावा अमेरिका और कनाडा से भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। किसानों का ये मुद्दा कांग्रेस अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहती है, पर सबसे अहम ये देखना होगा कि दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने की सोच रहे नरेंद्र मोदी सिख समुदाय के सवालों को लेकर कैसा नजरिया रखते हैं।